हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्लास 10th का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, आपने कभी ये महसूस किया है, ये सोचा है कि जब हम चलते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कैसे बैलेंस रहती है? आपने देखा होगा कभी, जैसे पापा या मम्मा हैं वर्कशॉप में जा रहे होते हैं, जैसे अपन गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जैसे गाड़ी चलाते वक्त मम्मा या पापा वर्कशॉप में जाते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं कि है ना, इसका जो है ना गाड़ी का जो कार का अलाइनमेंट कराना। अलाइनमेंट का मतलब ताकि वो लेफ्ट में ना खींचे, राइट में ना जाए, स्ट्रेट चलते रहे। तो इसी तरह से हमारी बॉडी का भी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से मतलब कोऑर्डिनेशन। हम भी जब चलते हैं तो हम सीधे चलते रहें, हमारा जो बैलेंस बना रहे, हम डगमगाएं नहीं, हम टेढ़े में नहीं चलें, हमारी जो पोस्चर है वो नॉर्मल रहे, गेट नॉर्मल है, गेट इन द सेंस हमारी शफलिंग गेट नहीं रहे, वडलिंग गेट नहीं रहे, या लिंपिंग गेट नहीं रहे, या हम डगमगा के नहीं चलें, टेढ़े में नहीं चलें, हम चलते हैं ना स्ट्रेट चलते हैं, हमारी जो बॉडी स्ट्रेट रहती है, पोस्चर नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि हम आगे की तरफ गिर रहे हैं, पीछे की तरफ गिर रहे हैं, या लेफ्ट या राइट में। तो आपने कभी सोचा ही ऐसा कैसे होता है? कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी हमारी बॉडी के अंदर जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती है। यस, एग्जैक्टली, आप समझ गए। ये है जो है नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे। तो सबसे पहले आता है कि मूवमेंट्स, कि मूवमेंट्स जो है ना, इसमें कौन कंट्रोल करता है? तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन का, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका भी काफ़ी इसके अंदर हेल्प होती है। अब अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो छोटी छोटी यूनिट्स रहती हैं, काफ़ी नंबर ऑफ नर्वस सिस्टम जो बना होता है, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको कहते हैं न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल से मिल करके। तो बेसिकली जो आपके कोर्स में समझने के हिसाब से कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो विच इज कॉल्ड CNS, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड PNS। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेनली पार्ट कौन सा है? जो मेन पार्ट है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा होगा कभी, अगर जैसे डायग्राम अगर देख रहे हैं तो ब्रेन में आगे की तरफ होता है एक पूंछ जैसा बना होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मेनली जो CNS में है वो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड है, और इसी तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें स्पाइनल नर्व्स होंगी जो ब्रेन से निकलेंगी, और क्रेनियल नर्व्स होंगी जो ब्रेन से निकलेंगी, और स्पाइनल नर्व्स होंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। अगर आप बात करें न्यूरॉन या नर्व सेल की, तो इसमें जो मेनली जो होता है ना, थ्री पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ADC, यानी एक्सॉन्स, दैट नर्व फाइबर जो होता है ना बीच के अंदर। आप अगर देखो, सॉर्ट ऑफ आप अगर सपोज करो समझने के हिसाब से, जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है, नीचे रूट होती है, फिर स्टेम होता है, ऊपर फ्लावर्स है, सॉर्ट ऑफ वैसा अगर इमेजिन करें तो जैसे रूट है ना उस टाइप को, उसको एक तरह से अपन नर्व एंडिंग मान लें। वो एक नर्व एंडिंग होगी, जो न्यूरॉन का मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। उसको अपन नर्व एंडिंग कंसीडर कर लें। बीच वाला जो पार्ट होगा स्टेम वाला, दैट उसको हम कहेंगे एक्सॉन्स, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है सेल बॉडी। जो सेल बॉडी जो ऊपर का जो है ना फ्लावर वाला पार्ट, और उस ऊपर एक तरह से जो निकले रहेंगे अपन सॉर्ट ऑफ समझ लें पॉलन ग्रेन्स जैसा, नॉट एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन्स, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो ऊपर होंगे उस तरह के जो छोटे छोटे धागे जैसे दिखेंगे आपको, वो कहेंगे डेंड्रॉइड्स। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या चीज़ है? क्या होता है? ये जंक्शन होता है जहाँ पे दो नर्व एंडिंग्स होंगी। नर्व एंडिंग्स का मतलब नॉट नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग और डेंड्रॉइड जो आपस में मिले, मतलब फर्स्ट का जैसे दो न्यूरॉन्स हैं एक जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसका नर्व एंडिंग मान लो, सेकंड न्यूरॉन का डेंड्रॉइड मान लो। तो जो चीज़ जगह जहाँ पे ये आकर के टच होते हैं उस जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। और ये जो नर्व एंडिंग होती है ना, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे, उन पे जाकर के ख़त्म होते हैं, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे ये मसल से मिलेंगे। अब आता है कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, किस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है डेंड्रॉइड से, उसमें जो हैगा केमिकल रिएक्शंस डेवलप हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई जाकर के पर्टिकुलर जो भी सेल बॉडी है उसमें जाकर वो उसके अंदर पहुंच जाएगा। और उसके बाद में जो भी मसल सेल को इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी नर्वस जो जो भी जिस मसल सेल के अंदर जानी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुँचेंगे और वहाँ पे उस चीज़ को वो है एक्टिवेट कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आपने कई बार देखा होगा, आपके कुछ क्लासेस के बुक्स के अंदर ये भी देखा गया है। देखो, जो डॉग का एग्जांपल दिया गया है कई बार,
कि जैसे पर्टिकुलर टाइम पे घंटी बजाई तो डॉग के सलाइवा सिक्रीट होने लग गया। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। वो जो एग्जांपल दिया गया है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। तो एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एंड इनवॉल्ट्री एक्शन। जो इनवॉलंटरी एक्शन और सडन है, जो हम कर नहीं रहे हैं, यानी हमारे हाथ में नहीं, ऑटोमेटिकली हो रही है। रिफ्लेक्सेशन मतलब ऑटोमेटिकली होना, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमको ये करना है या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमको पेन दे मतलब एग्जांपल के लिए, जैसे सपोज करो हम किसी ऐसी चीज़ को पे अपना हाथ टच कर रहे हैं, जैसे गर्म है ना, गर्म चीज़ पर हाथ टच कर रहे हैं, तो या कोई चीज़ चुभने वाली उसमें हाथ टच करें, वो चीज़ जो कि हमारी बॉडी को अच्छी नहीं लगी तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ हटा लेगा। हम ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसा सोचते नहीं क्या मैं हाथ हटा लूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं क्या हाथ हटा लूँ, क्या क्या मेरे हाथ चुभ जाएगा, क्या क्या मेरा हाथ गर्म, नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली बॉडी हमारे को करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा चीज़ टचिंग जिससे कि हमारे को किसी तरह का पेनिट्रेशन हो सकता है, तो उसको हम, जिससे कि हमारे को चुभन हो तो हमारे को जैसे दर्द हो, तो वो चीज़ जो है वहाँ से उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इन्वॉल्व कौन होता है, कौन कंट्रोल करता है इसको? ये करता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है द पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुई, ये किस तरह से इसका मूवमेंट होगा, किस तरह से इसका साइकिल बनेगा, किस तरह से कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, ये जो चीज़ है वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। अगर अपन फॉर्मूला बेस्ड चलें तो हम इसे SRSSMEA, यानी सबसे पहले स्टिमुलस, जैसे कोई ठंडा है, गर्म है, चुभने वाली चीज़ है, वो मुझे दिखी तो क्या टच हुई, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जो स्टिमुलस ने क्या करा, रिसेप्टर ऑर्गन किसकी हुई, हाथ में लगा, हमारे बॉडी किसी पार्ट में लगा, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे जो रिसेप्टर ऑर्गन में सेंसरी नर्व होगी, वो एकदम से एक्टिवेट होएगी और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी कि भाई कुछ ऐसा चीज़ हो रही है जो टच हो रही है जो हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकती है। वो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत इंस्ट्रक्शन देगा मोटर नर्व को, है ना, मोटर नर्व को इन्फॉर्मेशन दे के मोटर नर्व उसको पहुंचा देगी इफेक्टर ऑर्गन, जो इफेक्टिव ऑर्गन है, कि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। मान लो हाथ पे टच हो रही है, पैर पे टच हो रही है, वहाँ तक पहुँचाएगी इन्फॉर्मेशन। और ये कहेगी कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई जल्दी से हटाओ वापस हाथ, वरना आपका हाथ जल जाएगा, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, कुछ भी चीज़ ऐसा है। और ये जो होगा अपना हाथ हटा लेंगे, उसको कहेंगे हम एक्शन। अब बच्चों बात आता है वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन जो है स्केलेटल मसल्स के द्वारा होती है, ये हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है, यानी हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना है या नहीं करना है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब हमारे को कोई कोई मतलब जैसे रिफ्लेक्सेशन के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर भी जो है कि ना हमारे हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ करना, लेकिन वॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो हमारे हाथ में है कि हमको वेदर वी वांट टू डू और नॉट, वो हमको देखने का है। तो इसके अंदर ब्रेन थिंक करता है, सोचता है ब्रेन। जैसे हमको सपोज करो कुछ लिखना है, बोलना है, बातचीत करना है, हमको कहीं जाना है, हमको और कुछ भी वॉट जो भी चीज़ हमको करनी है, वो हमको करना है नहीं करना है, वो वॉलंटरी एक्शंस के अंदर आएगा। बात बात होती है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो आपने देखा होगा कि ना जैसे किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, बोनी पार्ट होता है, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, जो इसका जो एक्सटर्नल जिससे ये कवर्ड रहता है, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को जो कवर करता है वो है जो बोनी स्कल, जो बोनी बॉक्स होता है उसको हम स्कल कहते हैं, जिससे कि ब्रेन जो है प्रोटेक्ट रहता है। और अंदर इसमें मेनिंजेस होती हैं, तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको हम मेनिंजेस कहते हैं। इसके अंदर जो शॉक के मतलब जो इससे शॉक एब्जॉर्वर है, ताकि जो है किस तरह का इसको नुकसान ना हो, उसके लिए इसमें फ्लूइड भरा होता है, CSF। बेसिकली जो आपके क्लास के अंदर जो स्टैंडर्ड के अंदर है उसमें डिवाइड किया गया है, उसमें जो बताया गया है वो ये है कि ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जैसे समझ रहे हो आपकी, फोर मतलब आगे का, मिड मतलब जो सेंटर में, और हिंड मतलब लास्ट के अंदर। तो जो फोर ब्रेन जो होता है ना, ये मेनली थिंकिंग पार्ट करता है। मतलब जैसे सपोज करो कि है जैसे सूंघने का, हियरिंग का, सुनने का, जो है देखने का, इसमें जितने भी वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मिड ब्रेन जो है मेनली जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इस तरह से हिंड ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 में, सेरेबेलम,
पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो सेरेबेलम होता है ना, वो चीज़ वो होता है रिस्पॉन्सिबल पोस्चर के लिए, हमारी बॉडी का बैलेंस कैसा रहेगा, हमारा पोस्चर कैसा, यानी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। हमारी जो रेस्पिरेशन की जो रेट रहेगी, मतलब कितनी रेस्पिरेशन मतलब बढ़ेगी घटेगा, मतलब जो है ना हम तेज तेज सांस लेंगे धीरे लेंगे, ये कंट्रोल करता है पोन्स। और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड का जो प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का फ्लो कितना रहेगा, हमारे को एकदम से अगर सपोज करो वॉमिट आ रही है, स्नीज आ रही है, या हमारे को जो है सलेवेशन हो रहा है, जो हमारे लार बनती है, हम कुछ भी खा रहे हैं, सलेवेशन उस समय हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अब अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ना, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं यानी इनमें कोई डक्ट नहीं होती हैं, ये डायरेक्टली जो भी इनका सिक्रीशंस निकलता है हार्मोन्स के फॉर्म के अंदर, ये डायरेक्टली जो पोर करती है ब्लड के अंदर, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेल में और फीमेल में ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, सिर्फ डिफरेंस है कि मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। अब अगर अपन सपोज करो इसको फॉर्मूला फॉर्म में अगर याद करना चाहें तो सर कहते हैं पीपीटी, एटीपी, एचपीटी, यानी पीपीटी होती है ना, पीपीटी बनाते अपन, एटीपी जो आपने एनर्जी का फॉर्म देखा था, और एचपीटी। तो सारी ग्लैंड्स के बारे में हम समझ रहे हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ है? फोर ब्रेन में होती है, लोअर साइड के अंदर ये लोकेट रहती है। ये ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। आपने देखा होगा कई जने जो हैं जो हमारी जो हाइट रहती है, जो कभी कोई जो छोटे रह जाते हैं जिनको ड्वार्फिज्म कहते हैं, जैसे जो बोनी आप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, या फिर जो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं है ना, तो वो जो है गैगेंटिज्म जो प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्सेस ग्रोथ हो जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना उसको रेगुलेट करते हैं। इसमें अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, जो ये इसमें से हार्मोन निकल रहा है, तो उसके कारण से ड्वार्फिज्म होगा, और अगर एक्सेस हो जाए तो उसके कारण से गैगेंटिज्म होगा। यानी आपने देखा होगा ना छोटे जो बौने हैं, जैसे जो एकेंड्रोप्लेजिया, यानी जो ड्वार्फिज्म है उसके अंदर, या फिर जैसे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबे हो गए वो गैगेंटिज्म हो गए। अब नेक्स्ट है थायराइड। अच्छा, जो पिट्यूटरी सिंगल ग्लैंड है, अब आता है थायराइड। इसमें एक और बता दें मैं आपको कि इसमें जो दो ग्लैंड है थायराइड और एडिनल, ये पेयर में रूप मिलती है, बाकी सिंगल सिंगल रहती हैं। ये एक और जो टेस्टिस है वो भी पेयर में है, ओवरीज भी पेयर में है, यानी चार हो गई। जो पेयर में है वो है टेस्टिस, ओवरीज, एड्रिनल एंड थायराइड। तो हम बात कर रहे हैं अभी थायराइड की। थायराइड कहाँ पे लोकेटेड होती है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना वो होती है नेक रीजन में, मतलब जो हमारी गर्दन है, नेक है, वहाँ पे उसका एक पेयर होता है दोनों साइड में। जो ट्रैकिया होता है ना उसके एक साइड, ट्रैकिया की एक साइड में एक होगा, दूसरी साइड में दूसरी होगी। कई बार आपने देखा होगा कई जने होते हैं उनके जैसे है ना हल्की सी स्वेलिंग रहती है गर्दन के अंदर। जब स्वेलिंग रहती है तो कई बार अपने डॉक्टर जो है डॉक्टर अंकल कहते हैं कि है ना स्वेलिंग हो रही है, तब थायराइड चेक करा लो। तो वो चीज़ होती है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन, जिसके अंदर आयोडीन होता है। आपने नहीं कहा था, आप अधिकतर एडवर्टीजमेंट देखते होंगे आयोडाइज सॉल्ट खाइए आप ग्रोथ के लिए, तो ना इसलिए अपन जो नमक खाते हैं उसके अंदर लिखा था ना आयोडीन युक्त नमक, तो इसी चीज़ के लिए होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में को रेगुलेट करता है, और फिजिकल एंड जो हमारी जो मेंटल ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर उसमें हेल्प करता है। इसमें एक डिजीज़ होती है गॉइटर। तो गॉइटर क्या होता है उसमें, उस केस में क्या होता है, गॉइटर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है ना उसमें एनलार्जमेंट हो जाए, थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, तो उसके कारण से नेक पे हमारे स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, हल्का सा स्वेलिंग दिखेगी। ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण से। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। अब आती है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है? ये होता है बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। ये इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। देखो अधिकतर आपने कई बार देखा हो घर के अंदर फैमिली मेंबर्स रहते हैं, कई बार या हमारे रिलेटिव रहते हैं किसी में, जो कि इनके ऐसा क्या बातचीत करते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ हो गई तो कई बार आपने देखा होगा, आपको कई जने जो है इंसुलिन, कई तो टैबलेट ले रहे हैं, कई जने इंसुलिन का डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं। आपने देखा होगा जैसे दादा नाना किसी को आपने अगर अपने घर में देखा हो तो उसमें क्या होता है वो डायरेक्टली जो है इसलिए लगाते हैं वो,
क्योंकि जो शुगर लेवल को जब खाना खा रहे हैं तो जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर सके। डायबिटीज़ में क्या होता है बच्चों, डायबिटीज़ में ये होता है कि जो शुगर कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। तो क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है तो उसको रेगुलेट नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट है बेटा एड्रिनल। तो एड्रिनल क्या है, ये भी एक पेयर में होता है जो किडनी के टॉप में होते हैं। ये एड्रिनलिन जो है हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हार्ट होता है, मेनली हार्ट को मतलब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हाँ, मतलब हमारे को जो हमारे सिचुएशंस रहती हैं, जैसे हम कई चीज़ सोचते हैं कि जैसे हमको गुस्सा आ गया, एक्साइटमेंट हो गया, डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एकदम से हमारी सांस जो लेने की ब्रीदिंग जो है ना कम ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें जो है ना सारी कंट्रोल होती है एड्रिनल ग्लैंड से। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो सारे कॉमन थे मेल एंड फीमेल के अंदर। अब जो डिफरेंट आते हैं, मेल में है वो टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। तो मेल के अंदर क्या हो गया टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, या पेयर होता है जिसके अंदर जो कि जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और स्पर्म के प्रोडक्शंस के अंदर। अगर अपन ओवरीज की बात करें तो जो ओवरीज होती है उसमें से दो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं दो चीज़ों के लिए, एक वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। नाउ हम बात करें अगर फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या कहलाता है, वो ये होता है कि कितने समय में मतलब टाइमिंग को रेगुलेट करना और हार्मोन, कोई भी हार्मोन कब निकलना है और कितनी क्वांटिटी में निकलना है, ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे सपोज करो पेंक्रियास से पेंक्रियास जो है एग्जाम्पल अपन दें तो स्टमक में जब खाना गया, शुगर एक तरह से आई, तो उस समय कितना इंसुलिन सिक्रीट करना है, ये चीज़ कहलाती है वो फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। यानी सपोज करो शुगर का लेवल डाउन हो रहा है तो इंसुलिन जो कितना निकलना है, अगर सपोज करो शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो कितना निकलना है, ये जो चीज़ है रेगुलेट करने का, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ तक बात हो गई ह्यूमन की। अब अपन बात करते हैं अगर प्लांट्स की। तो बच्चों प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होता है, प्लांट्स में भी कंट्रोल होता है, ये मूवमेंट्स होते हैं। तो मेनली जो है प्लांट के अंदर ये इस तरह के जो मूवमेंट आपने देखा होगा ना, प्लांट भी है ना जैसे ग्रो करते हैं, जैसे ऐसा तो नहीं है ना, आपने देखा जैसे रूट है तो नीचे जा रही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जा रही है, ये रूट ऊपर आ रही है या स्टैम नीचे जा रहा है, इस तरह से नहीं होता है। जैसे सपोज करो आपने देखा फ्लावर है, जैसे फ्लावर कई फ्लावर्स हैं जो टूवर्ड्स लाइट है, जहाँ पर सनलाइट है उधर जा रहे हैं, जहाँ पानी है उधर जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ग्रोथ है। जिधर उनका पानी मिल गया उधर की तरह में उनकी जड़ें जो हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो उधर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो दो तरह के मूवमेंट हुए बच्चों, इसमें है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और एक होता है इनडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट ग्रोथ जो होती है ना, वो जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से होती है, इसलिए हमको इनको डायरेक्शनल मूवमेंट्स या ट्रॉपिक मूवमेंट्स या कर्वेचर मूवमेंट भी कहते हैं। अब अपन बात करें कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये कितनी तरह की होती हैं, ये होती है 4 तरह की। तो जो मेन जो है वो है एक तो फोटोट्रॉपिज्म। देखो आपको नाम से ही पता चलेगा, फोटो मतलब लाइट, जो लाइट के फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए तो वो हो गई फोटोट्रॉपिज्म। जैसे आपने देखा जो स्टेम है वो जाता है रूट लाइट की तरफ, और जो रूट जाती है वो लाइट से दूर जाएगी। इसी तरह से जियो से मतलब एक तरह से आ रहा है ना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, जियो मतलब पृथ्वी के अंदर। तो ग्रोथ जो होती है मतलब अर्थ में, वही मतलब टूवर्ड्स द डाउनवर्ड द अर्थ। अब जैसे अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ होगी उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसे जो रूट है वो अर्थ में अंदर जाती है, मतलब अगर वो डाउनवर्ड जाएगी तो इस तरह से जैसे रूट जो है अर्थ के अंदर जा रही है तो उसको हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। स्टेम है ऊपर की तरफ मतलब अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो पता चल रहा है पानी, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो चीज़ पानी की मतलब वाटर का स्टिमुलस है, मतलब जिस तरह जो वाटर की तरफ जगह जा रहा है तो उसको कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे रूट मैंने आपको बताया अभी, रूट जो है वाटर की तरफ ग्रो करेगी।
फिर है कीमोट्रोपिज्म, कीमो मतलब केमिकल, लग रहा है ना पता, कीमो मतलब केमिकल। जैसे एग्जांपल की आप देखेंगे ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उधर पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल्स, जो ओवरी के अंदर पॉलन ट्यूब जो ग्रो करते हैं वो टुवर्ड्स द ओव्यूल्स ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ऐसी मूवमेंट जिनका ग्रोथ से टोटली इंडिपेंडेंट है, उनका कोई लेना देना नहीं, इनको इन मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट्स या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल है, आपने देखा होगा ना एक पौधा जो होता है, एक प्लांट होता है, वो है टच मी नॉट, कई बार ना छुई मुई का पौधा, टच मत करना, आपने कई जगह देखा होगा, जैसे हम टच करते हैं उसकी जो लीव्स होती हैं एकदम से फोल्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो उनको कहते हैं ये होती है, क्यों क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नास्टिक मूवमेंट्स। उसका कोई मतलब नहीं है स्टिमुलस से, नीदर टुवर्ड्स नॉर अवे। अब अपन बात करते हैं बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है प्लांट में। क्या क्या भाई, प्लांट में भी कोई हार्मोन रिलीज होता है, इसमें कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है ना, नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर भी हार्मोन्स जो है रिलीज होते रहते हैं जो कि इसको ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, इनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो एनवायरमेंट, इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। जैसे अब क्या है इसमें कौन कौन से हो गए, कैग, अपन याद करने कहते हैं CAAG, कैग। कौन कौन से हो गए, जैसे है ऑक्सीन, जो ऑक्सीन जो होता है ना वो हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में, लंबा करने में, लॉन्गर के लिए, ग्रो लॉन्गर मतलब सेल को ग्रो करने में। दूसरा है गिबरलिंस, गिबरलिंस जो है वो इसमें क्या करता है, एक तरह से स्टैम्प का ही जो जैसे ऑक्सीन्स करता है ना उसी तरह का करता है, यानी वो ना स्टैम्प को ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन जो होता है वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, जो रूट टिप में या शूट टिप में, जिससे कि वो डेवलप हो सके। और नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो करता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लास्ट में मैं आपको एक हार्मोन की जो कि हार्मोन होता क्या एग्जैक्टली, तो हार्मोन क्या है, वो केमिकल मैसेंजर है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होगा, और कितनी क्वांटिटी में होगा, टाइमिंग क्या रहेंगे, उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। और ये जो निकलेगा इसमें से हार्मोन डायरेक्टली जो पोर हो जाएगा ब्लड के अंदर विदाउट एनी डक्ट, उसको हम जैसे हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है कोऑर्डिनेशन में भी, ये कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप आज जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर पूरे समझ गए होंगे। थैंक यू।